नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है, आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जेसीईआरटी किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं, उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे, उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके जेसीईआरटी जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप जेसीईआरटी किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स, पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न, तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रामाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको है, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। महत्वपूर्ण 37 लेकर के आए हुए हैं, आप ऊपर देख भी रहे होंगे। ये प्रैक्टिस सेट कितना है आपका, तो ये प्रैक्टिस सेट आप देख रहे होंगे यहाँ पर 37 लिखा हुआ, ठीक है। तो SST GS का प्रैक्टिस सेट 7 है, इसके पहले तक 36 करवा दिया गया है, ठीक है। देखिए यदि आप 1 से 5 के शिक्षक हैं तो यह आपको GS सेक्शन में काम करेगा, और यदि आप 6 से 8 के शिक्षक हैं तो ये SST सेशन में काम करेगा, और भाषा शिक्षक के लिए भी यह काम करेगा। तो तीनों शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। अब आपको बता देते हैं, सारा प्रश्न आपका जेसीईआरटी से रहेगा। यदि बाहर का आप देख रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी आपने जो जैक का एग्ज़ाम हुआ उसमें आप हूबहू जा करके देखिएगा, प्रश्न केवल सरकारी टेक्स्ट बुक के पाठ्यपुस्तक से आया, और हमारे नोट्स से आप मिला करके देखिएगा जिनको भी मिला हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 85% लगभग प्रश्न हूबहू लिखा हुआ आया है, ठीक है। तो आप सभी आश्वस्त रहिए, और यहाँ पर जितना PDF दिया जाता है ना उतना केवल देख लीजिए, वहाँ से आपको मिलना ही मिलना है, विश्वास करके पढ़ लीजिए, ठीक है। आप कहीं भी जुड़े हैं यहाँ से नोट्स लास्ट जाते जाते जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पर सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुआ, 1951, 1952, 1953, 1954, ठीक है। ये प्रश्न इतना MVVI है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, हर बार ये एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। ये आकलन परीक्षा में भी आया हुआ था, जो कि आपका प्रथम आकलन परीक्षा जो जैक ने लिया था, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न भिड़ा, सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी। याद रखिएगा, केवल चुनिंदा प्रश्न ही हम आपको देते हैं। आप अगर 1000 प्रश्न देखिएगा तो वहाँ से 80 प्रश्न आपको भिड़ जाएगा एग्जाम में, सब मिला के देखिएगा तब, ठीक है। आप किताब में यहाँ 50,000 प्रश्न देखिएगा तब 5 को न मिलेगा। दिमाग बैठा लीजिएगा कि आपको जाना कहाँ है, ऐसे आपकी इच्छा जहाँ जाना है जा सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, समस्त 16 बड़े महाजनपदों में विभाजित था, भारत के 16 बड़े जनपदों में विभाजित था, यह जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, ठीक है।
या प्रश्न पूछता है कि 16 बड़े महाजनपदों में विभाजित है, इसकी जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है। ठीक है, तो ये देखिए जो जनपद थे वह 16 बड़े महाजनपदों में विभाजित हैं, इसकी जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से, ए और बी दोनों से, या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ऑथेंटिक आपको किताब से जो प्रमाण मिला हुआ है वो है आपका बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से यह पता चलता है कि समस्त भारत जो है वो 16 बड़े महाजनपदों में विभाजित था। ठीक है, तो अंगुत्तर निकाय को याद रख लीजिएगा आप सभी। अब देखिए यहाँ पर आंसर हमने गलती से गलत लिखा गया है डी। ठीक है, क्या लिखा गया है डी, इसलिए यह आंसर डी नहीं होगा, यहाँ पर आंसर आप ए कर लीजिएगा। ठीक है, ए सही होगा। क्लियर हो गया होगा, ए सही होगा। देखिए होता क्या है कि जो पीडीएफ भेजते हैं बनाने में कभी कभी ABCD में कहीं गलत होता है, लेकिन जो वीडियो आपका होगा उसमें आपको क्लियर कर दिया गया होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए कर लीजिएगा, डी नहीं होगा। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा, इसमें से कौन से महाजनपद में राजतंत्रीय महाजनपद है। ठीक है, देखिए समस्त भारत कितने जनपदों में, तो 16 बड़े महाजनपदों में विभाजित था। इसमें से सभी जनपद के अलग अलग काम थे, तो कुछ जनपद इसमें जो थे वो राजतंत्रीय थे, मतलब राजा की तरह उस पर शासन चलता था। वंशानुगत वहाँ पर जो है आपका क्या होता था, तो वंशानुगत शासन चलते रहता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था। तो वैसा कौन कौन था, तो यहाँ पर ऑप्शन है मगध, कौशल, वत्स या सभी। तो देखिए मगध में भी राजतंत्रीय था, कौशल में भी राजतंत्रीय था, वत्स में भी राजतंत्रीय चलता था, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, और ये राजतंत्रीय जो है ना, ये आपका JSSC में झारखंड में जो एग्जाम होता है उसमें पूछा था। ठीक है, पूछा हुआ प्रश्न है। अब देखिएगा नेक्स्ट, नीचे यहाँ पर आपको बना दिए हैं मगध, कौशल, वत्स, अवंती आदि शक्तिशाली राजतंत्रीय महाजनपद है, इसको याद भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया गया है, यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री की तरफ से युवाओं को बेरोजगार न रहे इसके लिए कौशल यहाँ पर विकास के लिए एक योजना बनाया गया है, जहाँ पर प्रशिक्षण लोगों को दिया जाता है। इस कौशल विकास योजना का शुभारंभ कर दिया गया है, जिससे लोग यहाँ पर क्या रहे, सभी के हाथ में हुनर रहे, कौशल रहे, उसको यहाँ पर जो किया गया है वो आपका 2016 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, इसमें कौन मानव निर्मित संसाधन है, आपको पूछ देगा इसमें कौन मानव निर्मित संसाधन है। बहुत ही देखिए आपको यहाँ पर जो है ना SST का हम मिक्स प्रश्न अब करवा रहे हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटिकल वेसिटी मिक्स आपको प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट जरूर आप सभी कीजिए, क्योंकि देखिए लगभग पढ़ाई हो चुका है यहाँ पर क्लास 6, 7, 8। एक बार जो अभी लोग जुड़ेंगे, अभी जो जुड़ेंगे या जब JTET का डेट शीट आ जाता है तो एक बार फिर से हम आपको देखिए प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से आपको सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करवा देंगे, जिससे कि आपका एग्जाम में कहीं से बाहर आएगा ही नहीं आएगा, वहीं से छपेगा ही छपेगा। ठीक है, तो आप सभी जुड़ने का प्रयास कीजिए जितना जल्दी हो सके, एग्जाम को मत देखिए। ठीक है, उसी समय क्या होता है, देखिए अभी भी क्या हुआ कि एग्जाम के किसी ने 3 दिन पहले लिया, किसी से 4 दिन, किसी ने 10 दिन। अब यहाँ पर रिजल्ट आया कि सर आपका तो बहुत अच्छा नोट्स भिड़ा हुआ था, बहुत अच्छा नोट्स भिड़ा हुआ था, 1 से 5 में तो बहुत ज़्यादा भिड़ा हुआ था। ठीक है, अब क्या हुआ कि आप देख नहीं पाए, और अभी भी आपको देखिए हम यहाँ पर आपको बना बना के भेज रहे हैं, चाहे वो रीजनिंग का था, चाहे मैथ का, चाहे तो आपको देखिए उस टॉपिक से पूरा भिड़ा हुआ था, लेकिन आप बना के तैयारी नहीं किए, तो वैसा धोखा नहीं कीजिए। ठीक है, आप सभी जुड़िए पहले से, और डेली 1-2 को PDF जा रहा है उसको देखते रहिए, जिससे कि आप यहाँ पर कन्फ्यूज ना हो एग्जाम के समय। ठीक है, तो अभी कभी जुड़िएगा आप सभी। इसमें कौन मानव निर्मित संसाधन है, कैंसर उपचार की दवा, रेलगाड़ी का निर्माण, सड़क का निर्माण या सभी। ठीक है, देखिए मानव निर्मित संसाधन का मतलब है कि जो मानव द्वारा निर्माण किया गया है। ठीक है, जो मानव द्वारा निर्माण किया गया है वो मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, अब देखिएगा, तो कैंसर उपचार की दवा, बताइए इसको कौन बनाया होगा। कैंसर उपचार की दवा भगवान तो नहीं बनाए होंगे ना, मानव बनाया है, इसलिए यह मानव निर्मित संसाधन है। रेलगाड़ी का निर्माण, बताइए रेलगाड़ी का निर्माण कौन करता है, मानव बनाता है, आदमी बनाता है, इसलिए ये भी मानव निर्मित संसाधन है। सड़क का निर्माण, सड़क का निर्माण किसके द्वारा कराया जाता है, मानव के द्वारा करवाया जाता है, इसलिए ये भी मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए डी राइट आंसर इसका सभी होगा। ठीक है, राइट आंसर इसका सभी होगा। इसमें कौन प्राकृतिक संसाधन है, इसमें कौन प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, नदी, सड़क, मानव या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन है
जो प्रकृति द्वारा खुद निर्मित है उस पर मानव का कोई हक नहीं चलता है, वो उसका निर्माण नहीं कर सकता है। ठीक है, जो मानव द्वारा बनाया जा सकता है वो तो मानव निर्मित संसाधन में आ ही गया, लेकिन जो प्रकृति द्वारा स्वयं प्रदत्त है, स्वयं वो निर्माण होता है, उसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन में कौन आता है? नदी, सड़क, मानव या कोई नहीं। तो देखिए, नदी ये मानव नहीं बना सकता है, नदी प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। प्रकृति जब चाहेगी तो नदी बहेगा, प्रकृति जब चाहेगी तो वह नदी सूख जाती है। तो प्रकृति प्रदत्त है, इसलिए प्राकृतिक संसाधन है। सड़क मानव द्वारा बनाया गया है, इसलिए मानव निर्मित संसाधन। मानव खुद एक संसाधन है, उसका नाम है मानव संसाधन। ठीक है, या कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका प्राकृतिक संसाधन में कौन हो जाएगा? तो नदी हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया आप सभी को ना? चलिए, क्लियर हो गया। अगला, पंजाब का प्रमुख पर्व है। पंजाब का प्रमुख पर्व, देखिए पर्व से भी एक प्रश्न आ जाता है, और ये पर्व हमने अलग से कोई टॉपिक नहीं लिया है, यह आपका जो है क्लास में दिया गया। जैसे सीईआरटी क्लास में आप देखिएगा, ये आपका जो है ज्योग्राफी सेक्शन के अंतर्गत ये सब चीज़ आपको मिलेगा। ठीक है, बाहर से एक भी प्रश्न अगर आप सोच रहे हो कि हमने लाया है, तो कभी भी आपको बाहर का प्रश्न हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं ना कि आप लोगों को जो सीईआरटी का आएगा ही आएगा। आप लोग भले जानते हैं कि नहीं यहाँ से आएगा वहाँ से आएगा, और खाली भारी भारी प्रश्न ढूंढते रहते हैं। ठीक है, लेकिन उस सब क्या होते हैं? सब फ्लॉप होते हैं, इसलिए आपको यहीं से देखना है। पंजाब का प्रमुख पर्व है सरहुल, ओणम, डोंडी या बैसाखी। ठीक है, कहाँ का है? देखिए, सरहुल तो हम लोग यहाँ पर देख रहे कहाँ का है? झारखंड का पर्व है। ओणम कहाँ का है? केरल का है। डोंडी कहाँ का है? गुजरात का है। अब एक बच गया बैसाखी, बैसाखी ये पंजाब का है। तो आपसे पूछा था पंजाब का प्रमुख पर्व कौन है, तो पंजाब का प्रमुख पर्व बैसाखी है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। बिहार का मुख्य पर्व कौन है, आपको बताना। बिहार का मुख्य पर्व कौन है? सरहुल, ओणम, डोंडी, छठ। ठीक है, सरहुल कहाँ का होगा बताइए? तो सरहुल आप ऐसा मानते हैं झारखंड के लिए है। ठीक है, ओणम कहाँ का मानते हैं? तो ओणम केरल का है। डोंडी कहाँ का मानते हैं? डोंडी गुजरात का है। और छठ कहाँ का है? बिहार का है। क्लियर हो गया? चलिए, आंसर हो गया डी। असम का प्रमुख त्यौहार है। असम का प्रमुख त्यौहार कौन है? असम का प्रमुख त्यौहार कौन है, आपको बताना है। ठीक है, असम, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। सरहुल कहाँ का है? देखिए अभी आपने बताया था झारखंड का है। डोंडी कहाँ का है? गुजरात का है। बिहू कहाँ का है? असम का है। और कथकली कहाँ का है? केरल का है। तो आपसे पूछा था असम का प्रमुख त्यौहार कौन है, तो असम का प्रमुख त्यौहार बिहू है। ठीक है, असम का प्रमुख त्यौहार बिहू है। तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है, तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है डोंडी, बैसाखी, ओणम या पोंगल। डोंडी गुजरात का, बैसाखी पंजाब का, ओणम केरल का, और पोंगल तमिलनाडु का। ठीक है, पोंगल तमिलनाडु का हो गया। क्लियर? राइट आंसर डी हो गया। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान, मंगोलिया, सीरिया या कोई नहीं। तो थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। सारंडा वन कहाँ पाया जाता है? प्रश्न पूछा गया था आपका जेएसएससी में, झारखंड में पूछा गया ये प्रश्न है कि सारंडा वन कहाँ पाया जाता है? बिहार, राजस्थान, गुजरात या झारखंड। ठीक है, तो सारंडा वन आपके झारखंड राज्य में ही पाया जाता है, जो कि बहुत विस्तृत वन है। ठीक है, सारंडा वन झारखंड। भारत में कृषि योग्य भूमि कितना है? भारत में कृषि योग्य भूमि कितना है? 57%, 32%, 35%, कोई नहीं। देखिए यहाँ पर भारत की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो भारत में जो कृषि योग्य भूमि है वो आपका 57% है। प्रश्न आपका ये बार बार रिपीटेड प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, और ये किस में छपेगा? तो आप किताब में देखिए, आपको चैप्टर बाय चैप्टर हम बता देंगे कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आया है। और अभी जो एग्जाम हुआ उसको चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको बता भी दिए हैं, जितना जितना प्रश्न हमारे पास आया है। सब प्रश्न जैसे सीईआरटी से भर भर के आया है, बस यही आप याद रखिएगा। दोबारा मिस्टेक मत कीजिएगा, अभी एक महीना पहले से ही जुड़ करके तैयारी कीजिएगा। आपको बताते हैं कि जेटेट में आप 120 प्लस कीजिएगा, 120 प्लस कीजिएगा, कोई रोकेगा नहीं, सिर्फ हमारे मार्गदर्शन पर आप तैयारी कीजिएगा। भारत में कितना प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है? 17%, 25%, 22% या 23%। ठीक है, तो भारत में जो वन पाया जाता है वो आपका यहाँ पर 22% भाग पर पाया जाता है। वन की कमी है, वन का और अभी यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 30% जाना चाहिए। ठीक है, अगला है केरल का प्रमुख त्यौहार है ओणम, पोंगल, बैसाखी, डांडी। ठीक है, तो डांडी तो आप जान गए गुजरात का है, बैसाखी पंजाब का है, पोंगल तमिलनाडु का है, तो ओणम केरल का है, यानी केरल का प्रमुख त्यौहार ओणम होगा। ठीक है, महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है, महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है ओणम, पोंगल, गुड़ी पड़वा या छठ। ठीक है, तो महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार कौन है? तो महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार देखिए, ओणम तो आप जान गए, ओणम कहाँ का है? केरल का है।
पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और देखिए छठ कहाँ का है? बिहार का है। तो गुड़ी पड़वा जो है यही आपका कहाँ का हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा। ठीक है, गुड़ी पड़वा कहाँ का हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा। झारखंड में कौन कौन नृत्य होते हैं? झारखंड में कौन कौन नृत्य होते हैं आपको बतलाना है। छऊ होता है, पाइका होता है, कर्मा होता है, सभी होता है। ठीक है, तो ये छऊ भी झारखंड में नृत्य होता है, पाइका भी, कर्मा भी। देखिए एक चीज़ आपको बता देते हैं, सबसे अधिक बार जो अभी तक प्रश्न पूछा गया है छऊ, पूछा है कि छऊ नृत्य किस राज्य का है? एकदम मारिएगा झारखंड हिला के। ठीक है, छऊ झारखंड, छुआ झारखंड। ठीक, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर गुजरात का मुख्य नृत्य है, गुजरात का मुख्य नृत्य है गरबा, डांडिया, कोई नहीं, ए और बी दोनों। ठीक है, तो गरबा तो गुजरात से जुड़ा हुआ है और डांडिया भी गुजरात से जुड़ा हुआ है। अब ए और बी दोनों इसका आंसर होगा, तो ए और बी किस में? डी में है। तो गुजरात का नृत्य गरबा और डांडिया ये गुजरात से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन था? सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन था? मगध, अवंती, वश, कुरु। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद जो है वो आपको मगध को माना जाता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद में किसका नाम आता है? मगध का नाम आता है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? कालाशोक, सिकंदर, महापद्मनंद, धनानंद। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक जो था आपको धनानंद था। ठीक है, कौन था? धनानंद था नंद वंश का अंतिम शासक। और ये प्रश्न आपका जेटेट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जेटेट में पूछा गया प्रश्न है। और देखिए कहाँ से आया था? JCERT से आया था। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है आपका। अब देखिएगा यहाँ पर अगला प्रश्न, मौर्य वंश का स्थापना किसने किया? मौर्य वंश का स्थापना किसने किया? बिंबिसार, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्य वंश का स्थापना किसने किया? मौर्य वंश का स्थापना देखिए आपको किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, धनानंद की हत्या करके यहाँ पर जो है आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। नंद वंश का वहाँ पर अंतिम हुआ था। ठीक है, नंद वंश का अंतिम हुआ था और मौर्य साम्राज्य का शुरुआत हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश का स्थापना किया? ठीक है, नंद वंश का शासक चल रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या करवा देता है और धनानंद जो अंतिम शासक था नंद वंश का, उसके बाद वहाँ पर मौर्य वंश का स्थापना कर देते हैं। ठीक है, तो चाणक्य की सहायता से जो है धनानंद का हत्या किया गया था। चाणक्य इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न पूछा हुआ है, देखिए एक भी प्रश्न को आप कमजोर मत समझिएगा, सब प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट है और केवल उतना ही प्रश्न है जो JCERT से है और इतना ही में से कहीं ना कहीं से आपको छपेगा भी। ठीक है, भूपृष्ठ की सब ऊपरी परत को क्या कहते हैं? जो भूपृष्ठ हमारी जमीन के जो पृष्ठ होते हैं उसकी सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? चट्टान, मृदा, खनिज या कोयले। ठीक है, तो भूपृष्ठ जो जमीन होता है उसकी सबसे ऊपरी परत को हम लोग देखिए मृदा कहते हैं या इसी को मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिट्टी, मृदा या मिट्टी। भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत को मृदा या मिट्टी कहते हैं। ठीक है, मायका युक्त मिट्टी झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? मायका युक्त मिट्टी झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? ठीक है, देखिए ये प्रश्न नाक में दम कर दिया है आपको, झारखंड में नाक में दम कर दिया है, मतलब बार बार आता है, एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, और ये सारा कुछ आपका भूगोल की किताब में JCERT के क्लास सेट में दिया हुआ है, कहीं बाहर से एक भी प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो मायका युक्त मिट्टी झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? देखिए मायका, मायका जिसको हम लोग ढीबरा भी कहते हैं, याद रखिएगा ढीबरा भी इसका नाम कहता है लोग। ठीक है, ढीबरा, या इसी को हम लोग यहाँ पर अबरक कहते हैं, अबरक, अबरक। ठीक है, या इसी का बहुत बार पूछेगा चमकने वाली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बहुत तरह से प्रश्न को बार बार रिपीटेड किया जा रहा है, आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, तो ये माइका मतलब अबरक हो गया और ढिबरा मतलब भी अबरक हो गया, चमकने वाला मिट्टी भी अबरक मिट्टी होता है। तो ये जब आप झारखंड के कोडरमा जिले में आप जाएंगे तो वहाँ पर जैसे हम लोग इधर सुर्खी मिट्टी कोई भी मिट्टी होता है तो उस मिट्टी में देखिएगा ढिबरा वहाँ पाया जाता है। ढिबरा होता है तो उसका छोटा छोटा चिटका जो है मिट्टी में मिलता ही है, जैसे इधर आकड़ मिलता है ना उधर ढिबरा मिलता है। अब ढिबरा मिलता है तो जहाँ पर मोरम मिट्टी होगा वो क्या होगा, वो जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो चमकेगा, चमकेगा ना, तो चमकने वाला मिट्टी वहीं पाया जाता है। ठीक ना, तो देखिए माइका युक्त मिट्टी झारखंड के किस जिले में पाई जाती है तो कोडरमा जिले या स्टार्ट रखेगा। अबरक युक्त मिट्टी किस जिले में पाई जाती है तो कोडरमा याद रखेगा। अबरक झारखंड के किस जिले में पाया जाता है तो कोडरमा याद रखेगा। चमकने वाले मिट्टी किस जिले में पाई जाती है तो कोडरमा याद रखिएगा, इसको बांध लीजिएगा कोडरमा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा।
राजमहल क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, कोई नहीं। देखिए आपको हम मिट्टी का ट्रिक बता दिए हैं, मिट्टी का ट्रिक आप सभी को दे दिए हैं, सबको मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ है एक बार फिर रिवीजन करेंगे, ठीक है। उसमें सब जिला में किस किस प्रकार का मिट्टी पाया जाता है उसका हमने ट्रिक दिया है। क्या दिया है? राजा साहेब जानते हैं पलामू का जल बा लाल, यानी राजा मतलब राजमहल ट्रैप, इसमें का मतलब काली मिट्टी, तो राजमहल ट्रैप में काली मिट्टी पाई जाती है। साहेबगंज का जल मतलब यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इस तरह से इसका ट्रिक हम दे दिए हैं, सबको मिला हुआ है, सबको देख लीजिएगा। तो यहाँ से हो सकेगा प्रश्न आ जाए मिट्टी से, तो मिट्टी का बना बनाया हुआ आपको मिल रहा है। आपको हम सब तरह से तैयारी करवा रहे हैं, कम समय, जो भी वीडियो है बहुत छोटे छोटे वीडियो आपको कन्वर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत समय आपको हम ले रहे हैं चेहरा दिखा करके या अवधि करने में। आपको बस ऑथेंटिक चीज़, ऑथेंटिक वीडियो और समझिए बस काम की बातें आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं, जिससे आपका समय ज़्यादा नहीं जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, केरल का प्रमुख नृत्य है मोहिनी अट्टम, कथकली, ए और बी दोनों, डांडिया, ठीक है। तो मोहिनी अट्टम भी केरल का है, कथकली भी केरल का है, यानी ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। डांडिया तो आपका गुजरात का है। उड़ीसा का प्रमुख नृत्य है डांडिया गुजरात का, कथकली केरल का, ओडिसी उड़ीसा का मुख्य पर्व ओडिसी नाम होगा, याद रखिएगा, उड़ीसा ओडिसी, एकदम दिमाग बना लीजिएगा। देखिए आप बना के यदि पढ़िएगा ना तो आपके दिमाग में रहेगा, जैसे ओडिशा तो ओडिसी कर लीजिएगा, एकदम फिक्स रहेगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, पंजाब का प्रमुख नृत्य है ओडिसी, मोहिनीअट्टम, डांडिया, भांगड़ा, ठीक है। तो ओडिसी कहाँ का था? अभी आपने देखा ओडिसी आपका उड़ीसा का था। मोहिनीअट्टम कहाँ का था? अभी आपने देखा केरल का था। डांडिया कहाँ का है? गुजरात का है। अब बच गया एक भांगड़ा, तो भांगड़ा चला जाएगा पंजाब का। भांगड़ा किसका चला जाएगा? पंजाब का। क्लियर। तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है भारतनाट्यम, उड़ीसा कथकली। तो हम लोग देखिए बहुत का याद कर लिए। कथकली का तो केरल मिला था, ओडिसी का तो उड़ीसा मिला था, भारतनाट्यम देखिए तमिलनाडु का होगा, भारतनाट्यम तमिलनाडु का, और भारतनाट्यम जो है केरल का, ठीक है। तो ये भारतनाट्यम ले जाइएगा आप, क्या ले जाइएगा? भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? देखिए आपको बौद्ध धर्म का हम बहुत डिटेल्स भी आपको एक ट्रिक से पढ़ा देंगे, अभी नहीं दिए हैं आपको हम। तो देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म से एक प्रश्न आपका फिक्स रहेगा, एकदम 100% मान लीजिएगा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से एकदम फिक्स रहेगा। देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म से बहुत सारे प्रश्न हैं, और बहुत का हम आपको ट्रिक की वीडियो भी दिए हुए हैं, ठीक है, जो कमी नहीं किए हैं। लेकिन इसको एक और ट्रिक से हम आपको पढ़ाएंगे, जिससे बौद्ध धर्म से आने वाले सभी कंप्लीट हो जाए। लेकिन अभी देखिए हम केवल आपको JCERT किताब में जो बौद्ध धर्म जैन धर्म में जितना प्रश्न निकला है बस उसको हम ऑलरेडी निकाल के लाए हैं, बाहर का एक भी प्रश्न नहीं दिए हैं न। तो इससे बहुत ज़्यादा देखिए प्रश्न आपका बनता है, ठीक है। तो आप उसको अभी नहीं देखेंगे, अभी आपको JCERT का जो चुनिंदा प्रश्न किताब के बीचों बीच से निकला केवल उतना को पहले कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न ज़्यादा छपने की गारंटी वहीं से जैक दे रहा है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का स्थापना गौतम बुद्ध। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ईसा मसीह, कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अनुसार जैन धर्म महावीर स्वामी को लेके जाइएगा, ठीक है, कोई कंफ्यूज मत रखिएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, किस धर्म में 24 तीर्थकर हुए? प्रश्न देखिए धमाल मचा रहा है ना। आप सभी अगर एग्जाम दे रहे होंगे तो देख रहे होंगे, ये 24 वाला जो है ना गांठ मान लीजिएगा। बिहार में 3 बार आ गया, 1-2 बार की बात मुझे 3 बार आ गया, यूपी में 5 बार आ गया, ठीक है, और छत्तीसगढ़ में 2 बार आ गया, ये 24 वाला। और आपका यहाँ झारखंड में अभी 1 बार आने वाला है, आएगा ही आएगा, इसको तुम याद रखिएगा। किस धर्म में 24 तीर्थकर हुए? तो आपको जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए, ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? अब देखिए जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए, अब नाम भी पूछ देता है कि 24वां कौन है? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ऋषभदेव, कोई नहीं। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे जो वो महावीर स्वामी थे, ठीक है। तो आपने केवल यहाँ चुनिंदा प्रश्नों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए क्लासेज जरूर ज्वाइन कीजिए, आप सभी जो भी हैं डेली देखिए क्लासेज, और यहाँ से सारा नोट्स और PDF आपको लेना है। तो देखिए हम सिर्फ आपको देते हैं 500 रुपये में, ठीक है, सिर्फ 500 रुपये में। आप समझिए यहाँ से आप 80% प्रश्न लेके चले जाते हैं। लेकिन आप कोई कोचिंग जिसमें 5000 रुपया भी दिए होंगे, हम आपको दावा करके आज बता देते हैं वहाँ से 5 प्रश्न भी आएगा, तो हमको बताइएगा आप, ठीक है। तो आपकी इच्छा, आप जहाँ जुड़ना चाहते हैं जुड़िए। वीडियो को जुड़े रहें, धन्यवाद।